दिनशॉ से बातचीत करते हैं। दिनशॉ, मैं आपसे बाजार के बारे में बात करता हूं अभी, लेकिन मैं आपसे एक कमेंट फाइनेंस मिनिस्टर जी का कल आया है कि FY24 का बजट जो है वो ग्रोथ को प्रायोरिटी लेके बनेगा, क्योंकि बजट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, बजट बनाने की प्रक्रिया। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारा पॉलिसी मेजर आजकल बजट के बाहर आ जाता है, ढेर सारी PLI आ रही हैं, टैक्स कलेक्शन का डेटा हमारे सामने है, लेकिन फिर भी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपको ये जान के कैसा लग रहा है कि सरकार बहुत ग्रोथ कॉन्शियस है और बजट में उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा? जी धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए और आपके व्यूअर्स को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो ये आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि आप देखें कि चाइना स्लो डाउन हो रहा है, विच इज ग्लोबल के लिए ऑल्सो नॉट गुड, बट इंडिया के लिए अच्छा है कि थोड़ा वहां पे अगर जो थोड़ी धीमा होता है उनका GDP ग्रोथ, तो इंडिया हैज अ अपॉर्चुनिटी टू take that flag up in the global market. ऑलरेडी हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो अगर जो गवर्नमेंट का फोकस ग्रोथ पे रहता है, इनफैक्ट उन्होंने ग्रोथ ही नहीं बोला था, आई थिंक उन्होंने बोला था कि राइजिंग प्राइसेस ऑल्सो को एड्रेस करने वाले हैं वो इस बजट में, विच इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। क्योंकि देखा जाए तो आई थिंक इंडिया का जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे वो कल जो आए थे, हमें तो ऐसा लग रहा है कि पीक हो गया है अभी, और बेस इफेक्ट भी ऐसा है कि फ्रॉम हियर इन्फ्लेशन नीचे ही आपको आते हुए दिखेगा। तो ये दो जो चीजें उन्होंने जॉइंटली बोली हैं, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया है, नॉट ओनली फॉर इंडिया अलोन बट ऑल्सो फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज इंडिया अल्टीमेटली एक आई मीन 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की तारीख में, पर हमें तो ऐसे ही लगता है कि अगर जो ये कैपिटलाइज करेगा इस फेज में, जहां पे आप देख रहे हैं कि यूएस थोड़ा रिसेशन की तरफ जारी है, चाइना स्लो डाउन हो गया है, तो इंडिया को कैप्चर करना पड़ेगा, यही मौका है इंडिया के पास टू गो अहेड, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट हैज सीन दैट एंड दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन दिस। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अर्निंग्स अभी IMF की भी कमेंट्री आई है कि भारत काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। कल का आपने जो डेटा देखा होगा, हालांकि भारत का भी ग्रोथ एस्टिमेट 10% काटा, बाकी पूरे वर्ल्ड का 50% काटा। हमारी अर्निंग्स क्वालिटी कितनी रेजिलिएंट है? डर एक ये बना हुआ है कि इस ग्रोथ के चलते कहीं अर्निंग्स में बड़े डाउनग्रेड दोबारा ना आए। ऑलरेडी कुछ आए हैं, लेकिन ये वाले मामले को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी देखिए, एक्चुअली इंडिया जो पोजीशनिंग है इस बार बहुत ही बढ़िया रही है। इनफैक्ट अगर जो आप ग्लोबली देखें क्या हो रहा है, हैंगसेंग 2009 के लेवल पे चला गया है, S&P 500 2 साल के लो के आसपास घूम रहा है, नैस्डैक तो लो ही टच करे जा रहा है पिछले 2 साल के, मतलब कोविड के पहले के डेटा लेवल पे पहुंच गया है। तो वो सब आप देखें तो इंडिया हैज बीन वेरी रेजिलिएंट इन दैट बेसिस, और हो भी सके और भी अच्छा है, मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हम लोग इंडिया जो है वो अगले 3-4 साल के लिए विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो वो आई थिंक ऑनर इन्वेस्टर्स ऑनर भी कर रहे हैं, और दैट विल बी ड्रिवन बाय नॉट ओनली आउटसोर्सिंग, जो कि चाइना +1 प्ले है या तो यूरोप +1 प्ले है, अभी जो प्ले आउट हो रहा है अभी तो चालू ही है वहां बाय द वे, और दूसरा इंटरनल कंजम्पशन, दीज टू विल बी द वंस व्हिच विल ड्राइव द इकोनॉमी एज सच। बट उसके बावजूद हमारी जो इंटरनल जो हमारा इन्वेस्टर बेस है, जो निवेशक बेस है हमारा, वो भी बहुत बढ़ गया है, 3 गुना हो गया है इनफैक्ट। और आपने देखा ही है कि ये साल ईयर टू डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर टू डेट, कोई 28 बिलियन डॉलर का बाइंग हुआ है DII से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, जो कि MF इज अ पार्ट ऑफ दैट, और FI का सेलिंग 22-22.5 बिलियन का जो है वो आराम से एब्जॉर्ब कर लिया, ये सेलिंग भी एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो फैक्टर्स हैं आर वर्किंग आउट परफेक्टली इन फेवर ऑफ इंडिया। बहरहाल ये जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे सितंबर के, वहां पे हमें लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस रहेगा, क्योंकि एक तो कमोडिटीज काफी गिर गई हैं, तो उसके चलते एंड पास ऑन भी हुई है कंज्यूमर्स को, तो उसके चलते थोड़े रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे आपके, मेनली ऑयल एंड गैस, मेटल्स, ये सब के रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं होंगे। ऑटोज के अच्छे होंगे, IT विल बी स्टेडी, तो ये सब आप मिक्स देखेंगे तो संभल जाएगा। लेकिन दूसरा आप ये समझिए कि जो रीजन के हिसाब से
इंडिया का प्रीमियम डबल हो गया लिटरली। तो अगर जो वैसा रहेगा तो ऑब्वियसली जो बाहर के निवेशक हैं वो थोड़ा कॉशन बरतेंगे इंडिया के अगेंस्ट। तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये अगला क्वार्टर, ये वाला और उसके बाद का क्वार्टर, दो बड़े क्रूशियल क्वार्टर हैं नॉट ओनली इंडिया के लिए बट ग्लोबली ऑल्सो। क्योंकि हमें बेस केस हमने अभी ये बना के चले हैं कि यूएस में रिसेशन जो होगा वो बड़ा लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, और वो ये क्वार्टर में ही पता चल जाएगा जब वे फेड इंक्रीज करने वाला है जो रेट्स, उसके हिसाब से ही हमें पता चल जाएगा कि कितना देख रहे हैं आगे। तो वो सब देख के हमें लग रहा है कि ये दो क्वार्टर जो हैं, हमें ऐसे लगता है कि मार्केट यहाँ पे स्टेडी प्ले रहेगा। देखिए इंडिया आउट परफॉर्म करे जा रहा है, लेकिन ग्लोबल को भी सपोर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर जो एक हद तक ही आप टाइड के अगेंस्ट स्विम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड तो आप भी थक जाएंगे। तो हमें यही लग रहा है कि इंडिया थोड़ा अभी फ्लैटिश हो जाएगा, मतलब इतना ज्यादा भी आपको करेक्शन या अप साइड नहीं दिखेगी, एक बैंड में घूमता रहेगा। तो ये दो क्वार्टर संभालने पड़ेंगे बस। डिंशा, गुड मॉर्निंग, इट्स सो गुड टू हैव यू विद अस। आप सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति इस वक्त बेहतर नजर आ रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, यूएस को अगर छींक आती है तो दुनिया भर में ठंड महसूस भी होती है। सिचुएशन इस वक्त अगर देखें, वी आर नॉट प्राइसिंग इन रिसेशन, हम तो एक स्लो डाउन को प्राइस इन कर रहे हैं, लेकिन यूएस इकोनॉमी को अगर देखें काफ़ी रेजिलियंट रही है रेट हाइक साइकिल को लेकर सिंस मार्च। तो आपको क्या लगता है ग्लोबल ट्रेंड जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में अगर कमजोरी लगातार इंटैक्ट रहती है तो उसका एक असर भारतीय बाजार पर पड़ता नहीं दिखेगा? जी मानसी, बराबर बोला आपने कि हमें तो यही लग रहा है कि अगर जो ग्लोबली देखिए, जैसे मैं बोला था कि हम तो एक टापू है अभी एक लाल कलर के दरिया में, तो एक हरा टापू ही है बस इंडिया का आज की तारीख में। पर अभी वो भी आप हद तक संभाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल हमारे जो डायनेमिक्स थे वो बहुत बढ़िया थे, बढ़िया हैं एक्चुअली। पर जैसे मैंने कहा कि हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स, अगर जो आप एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स का ओवरऑल इंडेक्स देखें तो उससे हमारा प्रीमियम होता ही था 60-70%, वो अभी 140% प्रीमियम हो गया। तो वो संभालने के लिए तो आपको मतलब चमत्कार ही चाहिए होगा बेसिकली टू गेट दैट प्रीमियम गोइंग। और वो प्रीमियम इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया गिरा नहीं है, बाकी सारे मार्केट गिर गए। तो उसके चलते आप देखेंगे तो जो बाहर का निवेशक होगा, जिसने जो आपने देखा था कि जून में जब करेक्शन हुआ था इंडिया में काफी पैसे आ गए थे जुलाई अगस्त में, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आउटफ्लो वापस चालू हो गए हैं, क्योंकि यही दिख रहा है उनको भी कि एक प्रीमियम इतना एक्सपैंड हो गया है, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अ करेक्शन। सो इंडिया मुझे लग रहा है कि करेक्शन नहीं आएगा, गिवन दैट हमारे जो म्यूचुअल फंड के फ्लोज हैं, हमारे इंटरनल फ्लोज हैं, वो काफी हैवी है। ईपीएफओ या एनएफओ फ्लोज वगैरह आप देखें तो ये सब मिला के तो 3-1 बिलियन का फ्लोज हमारे पास तो मंथली रहता ही है यहाँ पे। तो उसके चलते मुझे नहीं लगता कि इंडिया ज्यादा करेक्ट करेगा, इसीलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से फ्लैटिश हो जाएगा। पर फॉर इंडिया टू गो स्टार्ट मूविंग अप और फॉरेन निवेशक जो वापस आना चाहते हैं, उसके लिए आपके ग्लोबल मार्केट्स हैव टू स्टेबलाइज। इफ दे डू दैट तो फिर आपको देख सकता है कि इंडिया में ग्रोथ वापस चालू हो जाएगी इन द स्टॉक मार्केट्स। इकोनॉमी वाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज सेंट्रल बैंक ने हमारे बहुत ही बढ़िया मैनेज किया है इस बार का इन्फ्लेशन आउटलुक वगैरह। तो हमें तो यही लग रहा है कि यहाँ से पीक हो गया इन्फ्लेशन। हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी अभी बढ़ेंगे, पर इतना ज्यादा भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी यूएस को देख के इंडिया को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज यूएस ने सीख ली है कि अपना खुद का इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप एक्सपोर्ट कर दो इन्फ्लेशन बाय वे ऑफ अ स्ट्रॉन्गर डॉलर। तो अगर जो वैसा होने वाला है तो अपने को, हमारे सेंट्रल बैंक्स को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। ऑल इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स इन फैक्ट विल हैव टू इंक्रीज रेट्स। कहाँ बैठे हैं अपने ऑफिस में? आपके पीछे काफी फूल पत्तियां दिख रही हैं, काफी हरियाली दिख रही है आपको। इतनी ग्रीनरी तो बॉम्बे में कहीं दिखती नहीं है। कहाँ, कौन से एरिया में हैं आप? जी हम बीकेसी में, आप सोचिए बीकेसी में इतनी ग्रीनरी होती है। अरे वहां तो पोर्टफोलियो की ग्रीनरी भी बहुत होती है। अच्छा ये बताइए कि आपका फुटवेयर वाला कॉल तो बहुत ही शानदार रहा, मान गए, क्योंकि उसके बाद काफी रिलेटिंग हुई फुटवेयर स्टॉक्स की। पीयूष गोयल जी भी बोल रहे हैं फुटवेयर एक्सपोर्ट्स को 10x कर देंगे या डबल कर देंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो फुटवेयर में तो बहुत बढ़िया आपका। और क्या रिसर्च कर रहे हैं अभी आप अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाने के लिए? तो बेसिकली हमने क्या किया था, एक कॉल लिया था अगस्त में कि हमें कंफर्ट नहीं था यूएस से, आई मीन रादर ग्लोबल मार्केट से। यूरोप तो बहुत ही बुरे हाल थे, तो
एंड 20 से 25% जो आईटी रेवेन्यू होता है इंडियन कंपनीज का, वो यूरोप से आता है। काफी कंपनी मतलब 30-35% है। तो उसके चलते हमने क्या किया था कि आईटी में हमने कॉल लिया था कि हम सीधा इसको जीरो कर देंगे हमारे पोर्टफोलियो में, हमें यहाँ से चॉपीनेस नहीं चाहिए। तो अगस्त में ही हमने वो जीरो कर दिया था। अभी वो पैसा जो था हमारे पास एक्स्ट्रा, तो जो आया कि 13-14% हमारा निकला था आईटी पोर्टफोलियो में से, तो हमने वो डिप्लॉय करना चालू कर दिया इन वेरियस सेक्टर जहां में कंफर्ट है। एक तो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक तो हमेशा हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया सेक्टर रहा है। तो वहां पे हमने 2 नए मिड कैप, रिलेटिव मिड कैप्स आइडेंटिफाई किए थे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, जहां पे हमें दिख रहा था कि अभी काफी सब जो एनपीए से वो बाहर आ गए थे और यहाँ से ग्रोथ दिख रहा है हमें। तो वैसा हमने आइडेंटिफाई करके 2 वहां पे डाले हैं नए नाम में। प्लस हमने थोड़े बहुत हमारे जो एनबीएफसी से वहां पे ऐड किया। फिर हमने हमारे जो आपने जो बोला जो सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किया था विच वाज अफोर्डेबल लग्जरी, मास लग्जरी जिसे बोलते हैं, वो वहां पे हमने ऐड किए थे काफी नाम। नए नाम नहीं किए हैं लेकिन क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेम्स है वहां पे, और काफी मेहनत लगती है नए नाम आइडेंटिफाई करने में उस सेक्टर में, बिकॉज मोस्टली वो मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है। तो इसलिए हमने वहां पे भी ऐड किया। तो वैसे करके हमने हमारे जो कैश जनरेट किया था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Dinshaw, footwear is no more a utility, it's become a fashion statement now। और उम्मीद यही करते हैं कि जो हरियाली बीकेसी में आपके एनवायरनमेंट में दिख रही है, वैसी हरियाली आपके एनालिसिस पोर्टफोलियो हर तरफ दिखती रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए